तबलीग जमात का नहीं था वो इशू, वो तो मुसलमानों को एक तरह से टारगेट करने के लिए किया गया था और ये समाज को दो हिस्सों में बांटने के लिए किया गया था। दारापुरी साहब भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस का आदमी जो डीजीपी पुलिस रहा हो, डिस्ट्रिक्ट यानी वहाँ का डीजीपी रहा हो, वो आदमी के ऊपर में आपने कह दिया कि तुमने भड़का भाषण दिया और उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर रहे हैं आप लोग। तो क्या हो रहा है देश के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त तबलीग जमात को लेकर कितना वबाल खड़ा किया गया था। ऐसा लग रहा था कि देश के अंदर कोरोना तबलीग जमात ही लाई है। और आज देखिए हाई कोर्ट से कैसे ऑर्डर आ रहे हैं उनके सिलसिले में। गलत है, छोड़िए उनको, कोई नहीं। और ख़ुद तबलीग जमात के जरिए से कितना वायरस फैला है वो भी सामने आ गया, उसका पूरा स्टैटिस्टिक सामने आ गया, डाटा आ गया। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमानों की तादाद अगर इससे दुगनी भी हो जाए तो आपको क्या आपत्ति है इसके ऊपर में? वो इस देश के नागरिक है, इस देश के रहने वाले हैं। क्या हुकूमत ये तय करेगी कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पीऊँगा, क्या नहीं पीऊँगा, किससे शादी करूँगा, किससे शादी नहीं करूँगा? क्या हुकूमत इस तरह के मामला में दखल देगी? क्या हुकूमत का काम नहीं है ये? इस पर सबसे पहले तो मेरा ख्याल ये है कि यूपीएससी को इसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुसलमान आ रहे हैं और उनका वो बढ़ रहा है। उन्होंने तो सबसे पहले सवाल यूपीएससी पे खड़ा किया है। आपने यूपीएससी के सिलेक्शन को ही क्वेश्चन कर दिया। देखिए असल में सुरेश चौहान साहब ने जो कुछ कहा है सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर में, वो कोई नई घटना नहीं है। ये इन लोगों को इससे मिलती है उत्तेजना कि इससे पहले दिल्ली में जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, उस ज़माने में अगर होम मिनिस्टर ख़ुद ये बात कहते हो कि शाहीन तुम बटन दबाओ तो शाहीन बाग को करंट लगेगा या गोली मारो सालों को, और इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल हुई है उससे ये लोग प्रोत्साहित हुए हैं। और जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें मुस्तकिल आ रही है सोशल मीडिया में, टीवी के चैनल के ऊपर में, ये हेट स्पीचेस का एक सिलसिला चल पड़ा है और कोई रोकथाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से एक पूरी सोचे समझे तरीके से ये काम हो रहा है। यूपीएससी जिस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन करती है और उतने लंबा प्रोसेस होता है, कई पहले यानी आपके रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कितनी छटाई होती है, कितने लोग आते हैं, उसमें से कुछ लोग इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप पूरी यूपीएससी के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो यूपीएससी को सबसे पहले इनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए। उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि इसके खिलाफ गवर्नमेंट को मुकदमा कायम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट के एक इदारे के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और फिर समाज में आप अपने इस तरह के बयानात के ज़रिए से, हेट स्पीच के ज़रिए से विभाजन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं और एक खामखा का एक बड़ा ह्यू एंड क्राई खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए मुसलमानों का परसेंटेज कितना है हिंदुस्तान के अंदर? क्या उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है क्या यूपीएससी के अंदर? हम वो नहीं कहते कि यूपीएससी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिटी के अंदर जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि अब कुछ जामिया मिलिया और कुछ और इदारे स्पेशल कोचिंग देके अगर कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, उस मेयार पे ला रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई देश के हर वर्ग का हमारी संस्था के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात से। वो अगर सर्व कर रहे हैं, कोई अभी आईएएस में, आईपीएस में जितने लोग अब तक इलेक्ट होते रहे मुसलमानों में से, जो लोग सिलेक्ट होते रहे हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी आज तक कोई सवाल खड़ा हुआ है क्या? उनके परफॉर्मेंस के ऊपर में, उनके अप्रोच के ऊपर में कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। बहुत अच्छे लोग थे। तो आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि यहाँ पे फरवरी में गुजरात के अंदर ट्रंप आए थे, इतनी बड़ा वो उस वक्त में आयोजन किया गया था, कितने लाखों लोग वहाँ जमा हुए थे, उसके बाद तिरुपति के मंदिर में जमा हुए थे, और ये सिलसिला है। उसी दरमियान में मध्य प्रदेश की हुकूमत को आपने उलट पुलट कर दिया। ये सब काम आप कर रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है मीडिया को, लेकिन उसने तबलीग जमात को इशू बनाया। अब मीडिया माफ़ी क्यों नहीं मांगता है तबलीग जमात से? जब तबलीग जमात के सिलसिले में कोर्ट ने भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया और तबलीग जमात के बारे में साफ़ हो गया बात कि नहीं, गलत बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो मीडिया मुस्तकिल हमारे मुल्क में एक लंबे अरसे से, जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो जिस तरह से समाज के वर्गों के अंदर इंतशार पैदा कर रहा है, जिस तरह से वो विभाजन पैदा कर रहा है, जिस तरह से वो बांट रहा है, जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। VCA NRC के ऊपर जिन लोगों ने सिर्फ स्पीचेस दिए जाकर और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात की है, कोई उत्तेजक बयान नहीं दिया, कोई विभाजन की बात नहीं की,
देश को बचाने की बात की, देश के संविधान को बचाने की बात की, उनके खिलाफ आप जो है UAPA लगा रहे हैं, उनके खिलाफ NSA लगा रहे हैं, उनको जो है आप बंद कर रहे हैं जेलों के अंदर, उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। डॉक्टर कफील के खिलाफ क्या है भाई, इल्ज़ाम क्या है आपका? आप बेल ही नहीं दे रहे हैं, उसको डाले हुए हैं। वो आदमी जो आज कोरोना के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे डॉक्टरों की जो पब्लिक के अंदर काम करते हैं, उनको आप उठा के जेल में बंद कर देते हैं। खालिद सैफ़ी को आप 6 महीने से जेल बंद किए हुए हैं, और भी लोगों को, पिंजरा तोड़ ग्रुप के खवातीन लेडीज़ को बंद किया है, और भी लोगों को बंद कर रखा है। और आप देख रहे हैं योगेंद्र यादव पर, अपूर्वानंद के ऊपर, उमर खालिद पर, आपके ये हर्ष मंदर पर आपने वो CA के उसमें उठाकर उनके ऊपर उसमें चार्जशीट में नाम डाल दिया उनका, और कभी भी आप उठा सकते हैं उनको। या उससे पहले जो भीमा कोरेगांव के नाम पर जिन लोगों को उठाया जा रहा है, पिछले 2 साल से मुसलसल चल रहा है सिलसिला। तो ये जो डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है डिसेंट, कि हम गवर्नमेंट से के इस पॉलिसी का या इस बात का विरोध करते हैं, इसका प्रोविज़न है इसके अंदर। ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, इज़हार ख्याल की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, बात रखने की आज़ादी, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी जाएगी कहाँ हमारे देश? अभी इतने बड़े बड़े सवाल देश के सामने खड़े हुए हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। लेकिन चूँकि बिहार का इलेक्शन सामने है, उसको कैश करना है। और दूसरी बात ये कि जब कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के मरहले में हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो, उसको तो पब्लिक में लाने का कोई किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है हर चीज़ का। आपको चंद साल पहले की बात होगी, JNU में जो कांड हुआ था, जो हुआ था मामला 2016 में, उमर खालिद, कन्हैया कुमार और शैला, ये इन लोगों के सिलसिले में क्या हुआ था? वो गुब्बारे में से हवा निकल गई, क्या कुछ नहीं। उसने कहा था पाकिस्तान गए हैं और कश्मीर से ताल्लुकात है और ये हुआ और वो हुआ। अब क्यों नहीं आप केस चलता है? वो सेडिशन का मुकदमा आपने कायम किया था, वो चला गया, कोई सवाल भी नहीं करता कि वो कहाँ है, कौन है, किस लिए क्या किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है कि ये जो CA NRC वगैरह के सिलसिले में जिन लोग गिरफ्तार किया गया है या जिन लोगों को चार्जशीट के अंदर नाम डाला गया है, ये सब लोग कोर्ट से क्लीन होकर निकल के आएंगे। लेकिन कितने साल लग जाएंगे? अभी गवर्नमेंट की रैंकिंग में जामिया मिल्लिया इस्लामिया नंबर 1 आई है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और नंबर 4 पे AMU आई है, और उसके बाद इसमें JNU आई है। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं देश की, और इस रिसर्च के एतबार से, उनके कंट्रीब्यूशन के एतबार से उनको नंबर 1 रखा गया। और दूसरी बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुझे तो अफसोस है कि डिबेट कैसे हो रहे हैं। अभी मैं कल डिबेट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो विभाजन के नाम पर बनी हुई यूनिवर्सिटी थी, उसने देश को विभाजित। जामिया मिल्लिया इस्लामिया गांधी जी के आवास पे बनी हुई थी, और उसमें जो लोग थे मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली और ये सब लोग, ये वो लोग थे जो देश की आज़ादी के सिलसिले में जिनका कंट्रीब्यूशन है, जो पाकिस्तान के यानी देश के विभाजन के ख़िलाफ़ थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग के लोग जो थे वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप ये सवाल तो खड़ा कर सकते थे कि आपने सड़कें जाम कर दी है, लेकिन प्रोटेस्ट में तो ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, तो ये होता ही है। तो वो चीज़ देशद्रोह हो जाती है, और जो बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी यूपी के अंदर क्या हो रहा है, ये यूपी में जब ये CAA के ख़िलाफ़ आंदोलन चला था, उसमें कुछ थोड़े छोटे-मोटे वाक़यात हुए, कुछ सड़कें, कुछ ट्रक जल गए, कुछ ये हो गए, किसने करा वो अलग मसला है। लेकिन अब जो लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर लीड रोल प्ले कर रहे थे, उनकी आप प्रॉपर्टीज जब्त कर रहे हैं। असल सवालात जो देश के सामने खड़े हुए हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना की वजह से जो है कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के भूख यानी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ लड़खड़ा गई है, और जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं कोविड के मामले को, उसके सिलसिले में भी रिपोर्टें सामने आ रही है। गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं, उससे लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, इसको ठीक करने की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन आप जो है, जो आदमी संवैधानिक तरीके से कोई बात पे प्रोटेस्ट करता है, तो उसको आप इंटरनेशनल कर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आप इसके लिए तो तैयार हैं कि लिविंग रिलेशनशिप कर सकता है आदमी, बगैर शादी के साथ में रहे, वो आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो शादी करके मैरिज के बंधन में बनता है आके, तो आप उसमें ये सवाल खड़ा करते हैं, कड़ी आपत्ति कार्रवाई की। किस बात पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या देश के संविधान ने शादी करने की इजाज़त नहीं दी है कि एक औरत को, एक मर्द को? क्या उसमें ये कंडीशन लगाई है कि ये धर्म का आदमी उस धर्म के औरत से शादी नहीं कर सकता? क्या कन्वर्जन की कोई पाबंदी है? क्या कोई आदमी अगर धोखा देने का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। अगर लड़की खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी शादी की है, तो कैसा धोखे का केस बनता है?
भाई देखिए, मामला अदालत में जाएगा ना, अदालत में आप लेके जाएंगे केस को, और अदालत ये कहती है कि नहीं ये शादी सही है, तो उसके बाद क्या आपत्ति है आपको? ये कोरोना के दरमियान में आपने करोड़ों रुपए जमा किया पीएम केयर फंड में, आपने कहा कि आरटीआई के सामने वो जवाबदेह नहीं है, आप किसी सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, और कोर्ट भी उसको संरक्षण दे रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो करोड़ों रुपये आपने जमा किया उसकी कहीं जवाबदेही होनी चाहिए ना। आरटीआई किस लिए बना था? इसलिए बना था कि भाई आपने अगर किसी काम के लिए पैसा लिया है तो वो मालूम होना चाहिए कितना लिया, कहाँ खर्च किया। इसी तरह से आप जानते हैं कि भाई इसी तरह से और बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी सामने अकाउंटेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर फंड केयर फंड बन रहा है तो वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड है, ट्रस्ट है, वो आरटीआई के दायरे में आता है, लेकिन आप कहते हैं आरटीआई के दायरे से बाहर है, खारिज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह मीडिया का मामला भी है। मीडिया हाउसेस जिस तरह की आलोचनाएँ कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं, इसकी फंडिंग हो रही है उनको, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर में कोई आवाज़ नहीं उठती है, कोई बात नहीं कर सकती। अगर आपने आवाज़ उठाई तो आप ही देशद्रोह